दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद बुध सेन की यूट्यूब चैनल पर। रीट शिक्षक भर्ती 2021 के लिए ये हमारा दूसरा वीडियो है जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको टारगेट दिया गया है 25 प्लस क्वेश्चन करने के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको एक अपडेट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा एक वीडियो जो आपका 51 मिनट से कम का नहीं होगा, जिसमें आपके पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के 80 से भी अधिक प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए, हैंस आइसेंग। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दूसरा आपके सामने, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन बी, छात्रावास सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। क्वेश्चन तीसरा आपके सामने, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन बी, अपने आप में एक अंत। क्वेश्चन चौथा आपके सामने, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो ईद पर आच्छादित रखता है, यह कहलाता है। ऑप्शन ये रहा आपके सामने। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दबाव। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका पांचवा, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिमेयकरण। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सामाजिक कारक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न सातवां आपके सामने, निम्न परिस्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। समायोजन को सामंजस्य या अनुकूलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आठवां आपके सामने, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन बी, दिमागी आरोग्यता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 9वां आपके सामने, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में
जानकारी एकत्र की है, यह प्रक्रिया कहलाती है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आकलन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 10वां आपके सामने। कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? बीएस ब्लूम के वर्गीकरण में शैक्षिक उद्देश्यों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, जिसमें पहला आपका संज्ञानात्मक, दूसरा आपका भावात्मक और तीसरा आपका मनोक्रियात्मक क्षेत्र है। यहाँ आपका नामित नहीं है पूछा गया है, इसलिए आपका दोनों हमारे हिसाब से सही होगा। आयोग भी ऐसा क्वेश्चन रखता है आपके सामने, देख लीजिएगा एक बार आप इसको। इसमें दोनों ऑप्शन सही लगते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि ब्लूम के वर्गीकरण में आपके संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोक्रियात्मक क्षेत्र ही हैं, तो आपका क्रियात्मक मनोप्रेरणा की कोई जिक्र है नहीं। क्वेश्चन 11 आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पटचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। यह 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 12वां आपके सामने। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम से वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संप्रयोग। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 13वां आपके सामने। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 14 आपके सामने। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। इसमें तो आपका ऑप्शन भी प्रिंट हो चुका है, अब तक तो आप लगा चुके होंगे। आनुवांशिकता आपका सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 15 आपके सामने। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 16वां आपके सामने। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ी से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस समृद्धि को कहा जाता है।
सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुकूलित उत्तेजना। रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं शरीरशास्त्री इवान पेत्रोविच ने 1904 ईस्वी में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17वां आपके सामने, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 18 आपके सामने, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संतुलन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 19वां आपके सामने, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। E.L. थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में 1898 में उद्दीपक अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने अनेक पशुओं जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गी आदि पर प्रयोग किए। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया गया। इसमें 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए गए हैं। अभ्यास के नियम को प्रयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 20वां आपका, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है? विकास के किस चरण से मेल खाता है मित्रों? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परिश्रम बनाम हीनता। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 21वां आपके सामने, निम्न में कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक मानकीकृत परीक्षण है। ये आपका सत्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 22वां आपके सामने, निम्न में कौन सा बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। ये आपका बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 23वां आपके सामने, निम्न में कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। प्रश्न 24वां आपके सामने, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं।
उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रकृतिवादी कौशल। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर द्वारा 1983 ईस्वी में किया गया। गार्डनर ने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 25वां आपके सामने। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक से अधिक भाषा बोलने वाले बालकों में संप्रत्यय, विश्लेषणात्मक तार्किकता, संज्ञानात्मक लचीलापन आदि गुण विकसित हो जाते हैं। प्रश्न 26वां आपके सामने। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक अधिगम निर्योग्यता है जिसमें लेखन क्षमता, सूक्ष्म गामक कौशल प्रभावित होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न आपके सामने। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्यवहार। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हम किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को, स्टिमुलस को प्रेरणा कह सकते हैं। यह उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी। प्रेरणा के 2 अन्य प्रकार भी होते हैं, सकारात्मक प्रेरणा व नकारात्मक प्रेरणा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 28वां आपके सामने। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को खाली स्थान नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरा समय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 29वां आपके सामने। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन ए, आगमनात्मक तर्क। आगमन तर्क में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों एवं स्वयं द्वारा संकलित तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर एक सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है तथा उसके आधार पर समस्या का समाधान करता है। सामान्य सिद्धांत के निरूपण व्यक्तित्व नियम निम्न 3 स्तरों में गुजरता है, निरीक्षण, परीक्षण एवं सामान्यीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30वां आपके सामने। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि
यह भी पूछा कि कैसे और क्यों, और उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न स्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आलोचनात्मक सोच। चिंतन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य है। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति स्तर व बोध स्तर दोनों का सम्मिलित रूप से होना आवश्यक है। इससे संबंधित समस्या का हल शिक्षार्थी स्वयं चिंतन के माध्यम से करता है। कैसे व क्यों बालकों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करता है। तो आपके कितने सही हुए मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर कमेंट करें। इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।